नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मृदा पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा की किन किन बिंदुओं का हम आज इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 टॉपिक पर कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा या किस भाषा से हुई, किस शब्द से हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा बिंदु हमारा रहेगा कि मृदा किसे कहते हैं, आखिर हमने मृदा किसको माना है, इस पर हम बात करेंगे। अगला पॉइंट 3 नंबर जो हमारा होगा वो मृदा जनन की प्रक्रिया के बारे में रहेगा कि मृदा जनन की प्रक्रिया में किन किन तत्वों का विशेष योगदान रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे मृदा के संगठन के बारे में कि मृदा के संगठन में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। जल की बात करें, वायु की बात करें या खनिज तत्वों की बात करें, किन किन तत्वों का मिश्रित स्वरूप है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करें मृदा की वर्गीकरण की कि मृदा का वर्गीकरण जो है वो कितने रूपों में बांटा गया है। तो जैसे 2 रूपों में बांटा गया है, कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पर, तो उनके आधार पर हम बात करेंगे। और अंतिम टॉपिक आज का रहेगा हमारा जलोढ़ मृदा के प्रकारों के बारे में कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं या उनके प्रकार कितने होते हैं, खादर, बांगर, भाबर, तराई के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, क्या, सोलम। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, जिसे हुई है, यानी सोलम शब्द से, लैटिन भाषा का शब्द सोलम से मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। सोलम का अर्थ क्या होता है? तो सोलम का अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? सोलम का अर्थ फर्श होता है। तो सो आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है या प्रश्न बनता है आपके लिए कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से। पहला प्रश्न बन गया आपके लिए कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो नंबर 1 बात, लैटिन भाषा से हुई। दूसरा क्वेश्चन बनता है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से। या सीधा पूछ ले कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो वो सोलम से हुई। तो आपको ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ बनता है कि सोलम का अर्थ क्या है, या सोलम, मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है और सोलम शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ आपको बताना है फर्श होता है। तो अब हम 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम पहली लाइन में हम बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करें आगे मृदा किसे कहते हैं। मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, यानी भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसके अंदर पौधों के लिए पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें खनिजों की बात करें, जल की बात करें, आदि की प्राप्ति इससे होती है। यानी पोषक तत्व पौधों को जिस परत से मिलता है उसे हम मृदा कहते हैं। और वो कौन सी होती है? सबसे ऊपरी परत होती है। तो मृदा की बात हमने की। इसके बाद हम कर रहे हैं मृदा जनन की प्रक्रिया कि मृदा जनन की प्रक्रिया के बारे में बात करें कि मृदा जनन में किन किन का योगदान होता है। तो सबसे पहले हम बात करें मूल चट्टान, यानी मूल चट्टानों का योगदान इनमें रहता है। इसके बाद हम बात करें भूमिगत जल की बात करें कि भूमिगत जल का योगदान इसमें होता है। इसके बाद हम बात करें ह्यूमस या कार्बन की बात करें। इसके बाद हम बात करें जलवायु की बात करें। ये कुछ बिंदु है जिनके माध्यम से मृदा का जन्म होता है या मृदा की उत्पत्ति होती है। तो मृदा जनन की महत्वपूर्ण भूमिका में कुछ बिंदुओं की बात हम कर रहे हैं कि मूल चट्टान, ये मूल चट्टानों से ही निक्षालन या अपरदित होने के बाद में मृदा का निर्माण होता है। ये ने सबसे पहले क्या उपलब्ध कराती है? खनिज उपलब्ध कराती है। ये खनिज तत्व मृदा को प्रदान मूल चट्टानों के माध्यम से ही होता है। अगली बात हम करें भूमिगत जल की, जो कि नमी को प्रदान करती है, यानी भूमि में नमी को प्रदान करती है भूमिगत जल और मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद हम बात करें ह्यूमस या कार्बन की मात्रा, जो कि वनस्पतियां या सड़ी गली जड़ी बूटियां आदि के द्वारा जो कि मृदा के ऊपरी परत में ह्यूमस पैदा करती है या कार्बन को निर्माण करती है, बनाती है। तो मृदा जनन में महत्वपूर्ण भूमिका ह्यूमस, कार्बन या पत्तियों की होती है, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद हम बात करें जलवायु के बारे में कि जलवायु जो है वो रासायनिक क्रिया
को प्रदान करती है। यानी जलवायु के माध्यम से रासायनिक प्रक्रिया मृदा में होती है, अनेक रूपों में इसका डिवाइडेशन होता है। तो ये थी मृदा जनन की कुछ सामान्य प्रक्रिया जिसके अंदर जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान है। मूल चट्टानों की बात हमने की है, भूमिगत जल की बात हमने की है, ह्यूमस या कार्बन की या पत्तियों की बात हमने यहाँ की। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मृदा जनन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मृदा के संगठन में कि मृदा का जो संगठन है इसमें किन का योगदान सर्वाधिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा के संगठन की बात कर रहे हैं तो इसमें खनिज तत्व, दूसरी बात हम करें जल की बात, तीसरी बात हम करें वायु की बात, चौथी बात हम करें वनस्पति या कार्बन की बात। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो खनिज तत्वों की बात करेंगे तो ये लगभग 40 से 45% योगदान किनका रहता है, खनिजों का रहता है। यानी मृदा के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका किन की है, खनिजों की है, जो 40 से 45% योगदान किसका है, तो खनिज तत्व का है। काफी बार ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि मृदा संगठन में सर्वाधिक भूमिका किन की होती है। प्रश्न बन गया आपके लिए कि मृदा संगठन में सर्वाधिक भूमिका किन की होती है, तो खनिज तत्व की होती है। ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, तो खनिज तत्व की होती है, जिसका 40 से 45% योगदान रहता है इसका। इसके बाद हम बात करें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जल, जिसमें 25% मात्रा जल की होती है। यानी मृदा के संगठन में भूमिका जल की 25% होती है। मृदा संगठन में जल की भूमिका है वो कितनी होती है, 25% होती है। इसके बाद हम बात करें वायु की, तो वायु की भूमिका भी कितनी है, 25% है। ये दोनों प्रश्न बहुत बार आते हैं परीक्षा में, बहुत बार ये दोनों प्रश्न आते हैं कि जल की भूमिका मृदा के संगठन में कितनी होती है, वायु की भूमिका मृदा संगठन में कितनी होती है। तो आपको आज ये प्रश्न को क्लियर करना है यहाँ पे कि जल की भूमिका भी 25% होती है और वायु की भूमिका भी 25% होती है। तो 3 पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर आपके हो गए होंगे कि इन तीनों महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कि खनिज तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, मृदा के संगठन में भूमिका सर्वाधिक होती है 40 से 45%। सबसे पहले हमने इसकी बात की कि सर्वाधिक भूमिका किन की होती है मृदा के संगठन में, तो खनिज तत्वों की होती है। कितनी होती है, तो 40 से 45% होती है। दूसरी बात हमने की है जल की कि खनिज संगठन में या मृदा के संगठन में जल की भूमिका कितने प्रतिशत होती है, तो 25% होती है। इसमें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं 22, 23, 25, 27। तो आपको ध्यान रखना है कि 25% भूमिका जल की मृदा के संगठन में होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं कि मृदा के संगठन में वायु की भूमिका कितनी होती है, तो वायु की भूमिका है वो 25% होती है। और वनस्पति या कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो इनकी का योगदान 5 से 10% होता है। यानी वनस्पति या कार्बनिक पदार्थों की का योगदान मृदा के संगठन में कितना होता है, तो 5 से 10% होता है। यानी 4 प्रश्नों की बात है यहाँ पे, विशेष क्वेश्चन है ये, जो कि आजकल का ये ट्रिक बन गया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें हम ज़्यादातर गलतियां करते हैं। तो ध्यान रखना, वनस्पति या कार्बनिक तत्वों की मात्रा या मृदा संगठन भूमिका जो है वो 5 से 10% होती है। सो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्गीकरण में मृदा को 2 प्रकार से बताया गया। कितने प्रकार से बताया गया, 2 प्रकार से। नंबर 1 पर उत्पत्ति के आधार पर, कैसे, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
इस प्रकार दो रूपों में मृदा को बांटा गया है। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में दो प्रकार से आप बात कर सकते हो सामान्यतः, जैसे नंबर एक तो स्थायी और एक वाहित। इसमें आपको विशेष तौर पर वाहित को ध्यान रखना है, यानी उत्पत्ति के आधार पर मृदा को दो भागों में बांटा गया है। कौन से? नंबर एक स्थायी मृदा और एक वाहित मृदा। यानी वाहित मृदा की बात का मतलब अभिप्राय ये है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होकर के जो मृदा बनी हुई है या मिलती है वो वाहित मृदा के नाम से जानी जाती है। तो वाहित मृदा में महत्वपूर्ण दो मिट्टियों की चर्चा यहाँ होती है, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो जलोढ़ मृदा, कौन सी? जलोढ़ मृदा, और दूसरी मरुस्थलीय मृदा। ये आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा दो प्रकार की मृदा ऐसी है जो वाहित होती है। जल के द्वारा वहां करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, और मरुस्थलीय जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती रहती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। यानी दो मिट्टियों को आपको विशेष याद रखना है। शेष मिट्टियों को हम स्थायी मृदा में अध्ययन करें। यानी आपको केवल वाहित मृदाओं में दो मिट्टियों का नाम याद रखना है। कौन सी? जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा, दो प्रकार की मृदा। बाकी से सभी मृदा किस में आ जाएगी? स्थायी मृदा के अंतर्गत आ जाएगी। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 1956 के द्वारा अमेरिका के मृदा विश्लेषण के आधार पर भारतीय मृदा को 8 प्रकार में बांटा गया, यानी 8 प्रकार में बांटा गया। 8 प्रकार मुख्य और 27 गौण प्रकार। यहाँ आपके सामने दो क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय मृदा को मुख्य कितने प्रकारों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। तो 8 प्रकार से मुख्यतः विभाजित किया गया है और गौण रूपों में 27 प्रकार में विभाजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्यतः भारतीय मृदा को 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है और 27 गौण प्रकारों में भारतीय मृदा को बांटा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय मृदा में जलोढ़ मृदा जो कि सबसे अधिक मिलती है, जलोढ़ मृदा की हम बात कर रहे हैं, जो कि जलोढ़ मृदा भारत के 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलती है। यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलने वाली कोई मृदा भारत के हैं तो वो जलोढ़ मृदा है, या फिर 43.4% भूभाग पर मिलने वाली ये मृदा है। जलोढ़ मृदा जो कि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर विस्तृत कोई मृदा है तो वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। और ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में या 43.4% भूभाग पर हमारे स्थित है जलोढ़ मृदा। तो हम बात करें जलोढ़ मृदा को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो जलोढ़ मृदा को 4 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर। भाबर। नंबर 2 की हम बात करेंगे खादर। नंबर 3 की हम बात करेंगे बांगर। और नंबर 4 की हम बात करेंगे तराई। यानी उपजाऊपन के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। और जलोढ़ मृदा को 4 रूपों में, भाबर की बात हमने की, खादर की बात करेंगे, बांगर की बात करेंगे और तराई की बात करेंगे। ये 4 नाम हैं जिनके आधार जलोढ़ मृदा को इन 4 रूपों में बांटा गया है। ये आपको बार बार बताने का तात्पर्य यही है कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खादर और बांगर के बारे में अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है कि खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, खादर बांगर में अंतर क्या है और इनकी विशेषताओं के बारे में। तो आज हम क्या करेंगे? इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप इनको ध्यान रखें कि सबसे पहले हम बात करें भाबर के बारे में। किसके बारे में? भाबर के बारे में। कि भाबर किसे कहते हैं? कि पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं, पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सबसे पहले नीचे भाग यानी पर्वतपदीय भाग में प्रवेश करती आती। और पर्वतपदीय जो भाग है, इनके पदीय का मतलब जो पाँव से इनके यहाँ पर कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिलते हैं।
यानी पर्वतों का निचला भाग जहाँ पर अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर स्थित होते हैं। और नदी सर्वाधिक सबसे पहले कहाँ आती है, पहुँचती है पर्वतों से उतर करके, तो यहाँ पहुँचती है, इन कंकड़ पत्थरों के बीच पहुँचती है। तो यहाँ आकर के नदी बहती तो है, लेकिन वास्तविकता में ऊपर से ये दिखाई नहीं देती। यानी पानी, नदी का जल जो है यहाँ प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में उन ऊपर से देखने पर ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसे क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। यानी वास्तविक स्थिति में होते हुए भी नदी का वह भाग जो दिखाई नहीं देता है, इसे क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि नदियां जब पर्वतीय भागों से उतरती है, निकलती है, तो सबसे पहले पर्वतपदीय भाग में या पर्वतों के निचले भाग में आकर के रुकती है। और वो भाग जहां कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर विराजमान हैं, और वहां आकर के ये लुप्त प्राय हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, भाबर कहा गया है। अब हम बात करेंगे भाबर के बाद, आगे हम बात करें तराई के बारे में कि तराई किसे कहते हैं। तो तराई वह भाग है जिसे आप दलदली भाग भी कह सकते हो, कि यहाँ से निकलने के बाद नदियां अनेक रूपों में ये आर्य भाग में फैलती, और ये भाग क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। भाबर से निकलने के बाद नदियां जो कि चारों ओर आर्य स्वरूप में या अस्त व्यस्त स्वरूप में अनेक रूपों में निकलती है, और वहां दलदली भाग बनता है, उसे क्या कहते हैं, तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं, तराई भाग इसे कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बांगर के बारे में। बांगर के बारे में, बांगर किसे, तो बांगर को और खादर में दोनों का अंतर की बात कर लें साथ में, ताकि आपको पूर्ण रूप से ये समझ में भी आ जाए। बांगर और खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नवीन की बात हमने की है, नूतन की बात कर सकते हो, नवीन की बात कर सकते हो। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और पुरातन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, पुरातन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुरातन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, यानी पुरातन। अब एक सामने प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ नवीन की बात की है, नवीन जलोढ़ मृदा की बात की है, यहाँ पुरातन शब्द का प्रयोग किया गया है, अभिप्राय क्या है इसका। तो नवीन का मतलब यही है कि जिस प्रकार नदियों का पानी, यानी नदियों का पानी वह स्थान जहाँ पर वर्ष भर पहुँचता रहता है। यानी एक उदाहरण के रूप में हम बात करें तो ये आपके सामने एक तालाब है, ये आपके सामने कोई तालाब है, और यहाँ का जल जो है यहाँ तक पहुँचता है, यानी यहाँ का जल है यहाँ तक पहुँच रहा है। जिस भाग तक जल पहुँच रहा है वो भाग क्या है, खादर है। और अंदर से आने वाली मिट्टियाँ बाहर आकर के जमा करती रहती है, और कभी यहाँ पर ये जल पहुँचा करता था। ये स्थान कौन सा है, बांगर। यानी पुराने समय में नदियों का जल जिन स्थानों तक पहुंचता था, यानी पुराने समय में तो नदियों का जल वहां तक पहुंचता था, लेकिन वहां पर विस्थापित मृदा के आधार पर या मृदा के जमाव के आधार पर वर्तमान में वहां पर जल नहीं पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जहां जल अब पहुंच रहा है उसे खादर कहते हैं। और आगे से आगे जाने के बाद, थोड़ी समय के बाद, यहाँ भी जल पहुँचना बंद हो जाएगा, तो ये स्थान भी क्या बन जाएगा, बांगर बन जाएगा। ये स्थान भी फिर क्या हो जाएगा, समय गुजरने के साथ साथ यहाँ मिट्टियाँ जमती जाएगी, और मिट्टियों के जमाव होने के बाद ये भाग ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ भी जल नहीं पहुँचेगा। और नहीं पहुँचेगा तो ये स्थान क्या कहलाएगा, बांगर कहलाएगा। और अंदर का भाग जहाँ जल पहुँचा है वो क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी कि नवीन जलोढ़ मृदा, यानी नवीन का मतलब है प्रति वर्ष नदियों के द्वारा नई नई मृदा ला करके यहाँ पर
बिछाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ये मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी उपजाऊपन के आधार पर बात करेंगे तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी होती है, तो ये खादर मृदा होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और ये कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। कारण क्या है कि यहाँ पर प्रति वर्ष नई नई मिट्टियाँ ला करके नदियों के द्वारा बिछाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। और यहाँ पुराने समय में जमी हुई मिट्टियाँ हैं, इसमें कण जो है मोटे हो जाते हैं, यानी खादर के जो कण कैसे मिलेंगे, महीन कण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, महीन कण मिलेंगे। और बांगर में मृदा के मोटे कण मिलेंगे, यानी जल के भाव में और अधिक तापमान के कारण क्या हो जाएंगे, यहाँ कण बड़े हो जाएंगे। बांगर की बात हम कर रहे हैं। और खादर में प्रति वर्ष नदियों के द्वारा लाई जाने वाली मिट्टियाँ जमती रहती है, और यहाँ इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ महीन कण मिलते हैं। यहाँ नमी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, नमी की मात्रा अधिक होगी, और यहाँ नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। यानी जलोढ़ मृदा या खादर मृदा की बात कर रहे हैं, खादर मृदा में नमी की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष नदियाँ नई नई मिट्टियाँ ला करके जमा करती रहती है, इसमें नमी की मात्रा अधिक रहती है। कण भी इनके क्या होते हैं, महीन कण मिलते हैं, और उपजाऊपन इनमें अधिक होता है, और ये नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। बांगर की बात कर रहे हैं कि पुरातन जलोढ़ मृदा को ही क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, जो कि कभी पुराने समय में, प्राचीन समय में नदियाँ मिट्टियाँ ला करके जमा करती थी, लेकिन वर्तमान में किसी कारणवश से क्या हो रही है, नदियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो उसे क्या कहा गया है, पुरातन जलोढ़ कहा गया। पुरातन यानी पुराने समय में नदियाँ जहाँ मिट्टियाँ ले जा करके जमा करती थी, लेकिन वर्तमान में उस स्थान के ऊपर उठ जाने के कारण वहाँ तक नदियों का जल या उनके द्वारा लाई गई मिट्टियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, उसे पुरातन जलोढ़ मृदा या बांगर कहा गया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर अब नमी की मात्रा खादर की तुलना में कम है, और साथ में इसके कण क्या है, बड़े कण होते हैं, और इसमें जो नमी की मात्रा है वो कम मिलती है। तो इसकी बात हम करें, इसके अलावा कि खादर के अंदर जैसे कृषि की बात कर लें, तो खादर के अंदर यहाँ जूट की बात कर लें, जूट, सन या नारियल की कृषि होती है। जूट, सन या नारियल की कृषि सर्वाधिक खादर के अंदर होती है। और बांगर की बात करें तो यहाँ चावल व अन्य प्रकार की कृषियाँ यहाँ पर उत्पादित की जाती है। बांगर में भी उपजाऊपन होता है, लेकिन खादर की तुलना में उपजाऊपन बांगर में कम होता है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखनी है। तो ये आज का ये टॉपिक था, इसका शेष अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन भारत की मिट्टियों का विश्लेषण। थैंक यू।